सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। बता दें आपको कि एएलपी के सीबीटी 2 एग्ज़ाम में आपको बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग एक महत्वपूर्ण पार्ट रखता है, जिसमें आपको 40 नंबर सिक्योर आप कर सकते हैं। आइए अपना आज का सेशन को चालू करते हैं। मैंने आपको कल सारे के सारे क्वांटिटीज़, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन, उसके डेफ़िनिशंस, उसके फ़ॉर्मूला और साथ ही साथ यूनिट और डायमेंशन भी उसको पढ़ा दिया है। आइए उन डायमेंशंस को आज हम देखेंगे कि उनको हम शॉर्ट कैसे कर सकते हैं याद करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज। तो देखिए, हम अब पढ़ने जा रहे हैं ऐसे क्वांटिटीज़ को जो कि कैसा है, तो वो डायमेंशन लेस है। तो अब हम इसको पढ़ना चालू करते हैं, तब तक मैं अपना सेटिंग ठीक से कर लूँ ताकि लिखने में बने। चलिए, अब जो है शुरुआत करते हैं अपने पहले डायमेंशनलेस क्वांटिटी के साथ। तो सबसे पहले का नाम है, अब डायमेंशनलेस है तो यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, m0, l0 और t0। अब इसमें आपको 12 नाम याद कर लेने हैं। जो सबसे पहला नाम है वो मैंने आपको सबसे शुरुआत दिन ही समझाया था। ये था आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। उसी तरह से आपको दूसरा नाम याद करते हुए चलना है। दूसरे नाम की बात करें तो मैंने स्ट्रेन बताया था आपको कल ही कि जितने भी तरह के स्ट्रेन होते हैं 3 तरह से, वो तीनों के तीनों आपके डायमेंशनलेस होंगे। उसी तरह से एंगल आपको याद रखना है कि जो एंगल थीटा है उसका भी कितना हो जाएगा, तो ये m0, l0 और t0 ही होगा। उसी तरह से अगर हम अवोगाड्रोस नंबर की बात करें, अवोगाड्रो नंबर, इसको भी याद कर लीजिएगा। ये सारे के सारे एग्ज़ाम में कभी ना कभी आपसे पूछा गया है। उसी तरह से 5वें नंबर पे आपको याद कर लेना है रेनॉल्ड्स नंबर को। अब रेनॉल्ड्स नंबर तो वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो तो जेईई के लिए है, लेकिन अब फिर भी चलिए पूछ देते हैं तो क्या किया जा सकता है। उसी तरह से आपको याद रखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी याद कर लीजिएगा आप। उसी तरह से जो आपका 7वें नंबर का है फिजिकल क्वांटिटी, उसको लिख लीजिए मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, लिख लीजिएगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ऐसे ही सवाल हैं जो आप छोड़ कर आते हैं क्योंकि वहाँ पता नहीं चलता। तो याद कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी तरह से 8वें नंबर को देखें, तो मैंने आपको बताया था डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको डिनोट किससे करते हैं? के से डिनोट करते हैं। इसका एक और नाम है जो आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है रिलेटिव परमिटिविटी, यानी बताइए कि रिलेटिव जो परमिटिविटी होता है उसका यूनिट क्या होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये यूनिटलेस क्वांटिटी है। वहीं अगर बात करें तो 9वां नंबर पे पहुंच गए हम लोग, और ये हो जाएगा आपका रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी भी याद कर लेंगे, इसका कोई यूनिट नहीं होता। उसी तरह से आपसे ये सवाल तो नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज़ होंगे, उनको याद कर लेना है कि ये डायमेंशनलेस होते हैं। उसी तरह से डिस्टेंस ग्रेडिएंट भी याद रखना है कि ये क्या होता है, रेशियो होता है, तो इसीलिए ये भी आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और वहीं आखिरी की बात करें तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है रिलेटिव परमिएबिलिटी को भी। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है ये भी आपका क्या है, मैं लिख देता हूँ, ये भी आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो ये 12 नाम आपको पूरी तरह से याद होने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जहाँ पर अब हम देखेंगे कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनका कि डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। इससे क्या है, आपको एक अच्छी समझ हो जाएगी कि कौन सा ऐसा 4 या 5 क्वांटिटीज है जिसका कि डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। तो मैं आपको बता दूंगा, तो आगे आप 2-3-4 बार कर लेंगे और टेस्ट में लगा लेंगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए अभी सबसे पहले देखते हैं कि अब मेरे पास अगर डायमेंशन क्या है, तो ये है आपका m0, और उसी तरह से L का मैं ले लेता हूँ 1 और T का पावर मैं ले लेता हूँ -1। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो सबसे पहला है ये किसका क्वांटिटी दिख रहा है, तो इसमें आपको याद रखना है कि स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो, इन दोनों के दोनों में आपको याद रखना है कि सेम डायमेंशन होता है जो मैंने लिखा है। उसी तरह से अगर मैं अगले क्वांटिटी की बात करूँ, तो जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है वैक्यूम में, क्योंकि एक ही चीज़ होती है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट ही तो है। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, क्योंकि इस तरह से सवाल पूछा गया है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। यानी किसी भी तरह का वेलोसिटी लिख दे तो होना तो वही है। उसी तरह से आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है nth सेकंड में, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड में, ये जो आपका होता है ये भी क्या है, तो जो स्पीड और वेलोसिटी का होता है जो डायमेंशन, वही इसका भी होता है। अब एस nth से इसको डिनोट करते हैं। उसी तरह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिलेटिव जो वेलोसिटी हम निकालते हैं
यानी अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन के लिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा, ये भी आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, m0 l1 और t का पावर -1 के अंतर्गत। अब हम देखेंगे कि दूसरा जो डायमेंशन देखेंगे, ये देखेंगे m0 l0 और t का पावर हम -1 को देखते हैं। तो इसमें आपको जो सबसे पहला क्वांटिटी आएगा वो मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी। तो लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी, इसकी यूनिट हर्ट्ज होती है या फिर सेकंड इनवर्स होता है। सेकंड की बात करें तो मैंने बताया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी वही होगा जो आपका फ्रीक्वेंसी का होता है। उसी तरह से अगर तीसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर आपको एंगुलर वेलोसिटी याद रखना है। तो एंगुलर वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, तो ओमेगा से डिनोट करते हैं। उसी तरह से जो मेरा यहाँ पर जो चौथा क्वांटिटी होगा फिजिकल क्वांटिटी, वो हो गया आपका वेलोसिटी ग्रेडिएंट। तो याद कर लीजिएगा ये चारों नाम, वेलोसिटी ग्रेडिएंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी को। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब अगर आगे की बात करें तो हम देखेंगे m1 l2 t का पावर -2, बहुत ही कॉमन है। ये हो गया m1 l2 और t का पावर -2, ये बहुत ही कॉमन है जो आपसे सभी मतलब जो साइंस का एग्जाम होता है या फिर जो बेसिक साइंस होता है, इसमें ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला तो नन अदर देन, कई बार मैंने पढ़ाया, वर्क। उसी तरह से दूसरे की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा आपका मोमेंट ऑफ फोर्स, या सिंपल मोमेंट भी बोल सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा। उसी तरह से अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा टॉर्क। और अगर टॉर्क के बाद बात करें तो जो चौथा आएगा आपके पास यहाँ पर, तो ये इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी मैंने बहुत बार पढ़ाया है आपको, कहाँ पर, तो थर्मोडायनेमिक्स में। उसी तरह से इंटरनल एनर्जी के बाद की बात करें तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, यानी जितने भी तरह के एनर्जी आएंगे अब सारे के सारे क्या बन जाएंगे आपके m1l2 t का पावर -2। उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी लिख लीजिए, क्योंकि अब आपको मालूम हो गया है काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह से एफ आ जाएगा आपका हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी भी एक प्रकार का एनर्जी है। और उसी तरह से आप एक और याद कर सकते हैं, लाइट एनर्जी। तो ये सारे के सारे याद कर लीजिएगा किससे संबंधित है ये। तो ये m1l2 और p का पावर -2 से संबंधित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं m1, यानी चौथे नंबर का देख लेते हैं। ये हो गया m1। उसी तरह से l का पावर -1 और t का पावर -2। अब इसमें देखते हैं कि क्या-क्या आपको याद करना ज़रूरी है। तो मैंने आपको पढ़ा दिया है क्या, तो कोएफ़िशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। पढ़ते चलिए, बढ़ते चलिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसी तरह से कोएफ़िशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के बाद आपको प्रेशर याद रखना है। प्रेशर के बाद कई बार मैंने बता रखा है, उसी तरह से आप स्ट्रेस याद रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सबका यूनिट मैंने बताया था सेम ही होता है। स्ट्रेस के बाद आपको 3 नाम बिल्कुल याद कर लेने हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनमें से सबसे पहला है आपका यंग्स मॉडुलस। उसी तरह से मैंने आपको बताया था बल्क मॉडुलस। और एक और मॉडुलस आपको मैंने बता के रखा हुआ है, यंग मॉडुलस हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, और एक होता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। याद कर लीजिएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एक है आपका सिंपल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, एक है आपका वॉल्यूमेट्रिक और एक है आपका बल्क। चलिए अब जो है आपको 5वें नंबर पर ले चलें, और 5वें नंबर पर आपको याद रखना है फ़ोर्स, यानी कि एमएलटी टी का पावर -2, यानी ये हो गया m1 l1 और ये हो गया टी का पावर -2। यहाँ पर आपको क्या-क्या याद रखना है, तो सबसे पहला हो गया फ़ोर्स, और फ़ोर्स से मिलता-जुलता और क्या होता है, तो आपको याद रखना है वेट। तो वेट भी चूँकि फ़ोर्स ही होता है एक तरह का। उसी तरह से अगर तीसरे नंबर को देखें तो फ़ोर्स हो गया, प्रेशर में आप क्या करते हैं, थ्रस्ट यूज़ करते हैं, तो थ्रस्ट भी आ जाएगा आपके पास। अगर थ्रस्ट की बात करें तो उसके बाद आप टेंशन फ़ोर्स भी, टेंशन भी एक प्रकार का फ़ोर्स ही होता है। उसी तरह से अगर हम 5वें नंबर की बात करें, तो 5वें नंबर पर आप एनर्जी ग्रेडिएंट का यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी ग्रेडिएंट इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि रिवीजन के समय आपको कोई दिक्कत नहीं हो। उसी तरह से अब हम देखेंगे अगला जो पॉइंट होगा मेरा, वो हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन का, देख लेते हैं तो काफ़ी जगह मैच कर जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका m0, उसी तरह से l1 और t का पावर -2 हो जाएगा। तो m0 l1 और t का पावर -2। तो सबसे पहले तो एक तो हो जाएगा आपका सिंपल जो एक्सेलरेशन आप यूज़ करते हैं, और उसी तरह से एक हो जाएगा आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
ये भी याद कर लीजिएगा, दोनों के दोनों तो सेम ही है, आपको मालूम होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर आप याद कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। क्या है ये? ये है आपका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, ये सब याद करते चलिए। अब उसी तरह से यहाँ तक कर लिए, तो अब 2 टर्म और याद कर लीजिएगा। कौन-कौन सा? तो अब 7वें नंबर पर आते हैं। तो 7वां नंबर अगर हम प्लैंक कांस्टेंट के लिए देखें और एंगुलर मोमेंटम, तो वो दोनों सेम होता है कितना? ये हो जाएगा आपका m1 l2 t का पावर -1, m1 l2 t का पावर -1। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट हो गया ये। और उसी तरह से अगर हम दूसरे की बात करें, तो दूसरा नंबर पर अभी मैंने आपको नाम बताया था एंगुलर मोमेंटम। और ये सब के सब मैंने करा दिया है। पीछे की क्लासेस अगर आप नहीं देखते हुए आ रहे हैं, तो उनको देखते हुए आइए, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। हर चीज़ एकदम बेसिक टू एडवांस में पढ़ाते हुए आ रहा हूँ आपको। उसी तरह से अब अगर हम देखते हैं, तो मास के लिए लिखना तो ज़रूरी नहीं है। अब मोमेंटम और इम्पल्स के लिए सेम होता है। तो ये हो गया आपका मोमेंटम, और दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगा आपके पास? इम्पल्स। तो मोमेंटम क्या होता है आपका? तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी होता है, यानी कि m1 l1 t का पावर -1, m1 l1 t का पावर -1। तो इम्पल्स और मोमेंटम दोनों के लिए सेम हो जाएगा। उसी तरह से आपको केवल लेंथ वाली यूनिट याद रखना है। तो अगर लेंथ वाली यूनिट में देखें, तो सिंपल सा कितना हो जाएगा? m0 l1 और t का पावर 0 हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपका एक लेंथ ही आ जाएगा। दूसरे में आप याद रख सकते हैं, मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन आपको पढ़ाया था जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकाल रहा था तब। ठीक है? तो रेडियस ऑफ गाइब्रेशन हो गया, और एक आपका और हो जाएगा वेव के फॉर्म में, अगर कोई लाइट ट्रैवल करता है, तो यहाँ पर आपका वेवलेंथ आ जाएगा। उसी तरह से आपको 10वें नंबर की बात करें, तो यहाँ पर आप फ़ोर्स कांस्टेंट ले सकते हैं, यानी कि m1, जहाँ पर लेंथ को कंसीडर नहीं करेंगे, और आपका जो t आएगा वो कितना हो जाएगा? -2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं फ़ोर्स कांस्टेंट। उसी तरह से दूसरे नंबर पर आप याद रख सकते हैं फ़ोर्स कांस्टेंट के बाद सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन भी मैंने आपको कराया है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। उसी तरह से तीसरा जो है, आपको सरफेस टेंशन के बाद आपको याद करना है सरफेस एनर्जी, याद कर लीजिएगा। तो ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, किससे? m1 l0 और t का पावर -2 से। अब अगर आगे बढ़ें, तो और कुछ अगर हम देखना चाहें, तो सिंपल एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी और ये सारे काइनेमेटिक, विस्कोसिटी, इनको याद करने के लिए आप जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप वहीं से याद कर सकते हैं। तो दो आपका यूनिट और डायमेंशन चैप्टर में से जो बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको करा दिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। आइए अब देखते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया जैसे कि अब डायमेंशनल एनालिसिस और उसका एप्लीकेशन कहाँ होता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस हमको हेल्प करता है डिड्यूस करने सर्टेन रिलेशन को डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ में, और हम ये भी चेक कर पाते हैं कि जो हमारा डेरिवेशन का एक्यूरेसी और डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या फिर होमोजेनिटी, वेरियस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का हम इसे चेक कर पाते हैं, यानी एनालाइज कर पाते हैं। अब अगर हम डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेकिंग करते हैं इक्वेशंस के लिए, तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करते हैं, जो ये बताता है कि जो डायमेंशन होता है हर एक टर्म का डायमेंशनल इक्वेशन के लिए, वो एलएचएस और आरएचएस में बराबर होता है। जैसे कि अब अगर मान लीजिए कि हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं आपको वर्क डन का, तो वर्क डन कितना होता है आपको? ये होता है आपका फोर्स और इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो अगर आपको वर्क डन, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि वर्क डन होता कितना है, तो ये होता है आपको ml2 t का पावर -2। तो फोर्स का कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया s। तो मास हो गया केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, यानी कि डिस्टेंस की बात की जा रही है। तो एस एस काट मत दीजिएगा, ये सेकंड है। तो केजी हो गया एम, ये हो गया एल, नीचे हो गया टी का पावर 2, और यहाँ पर भी हो गया एल। तो देखिए कितना बन गया, m1l2 और टी का पावर -2 बन गया। तो ये क्या है आपका एलएचएस और आरएचएस, यहाँ पर ये बराबर हो गया। तो यही आपको सिखाना था, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये आपको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि डायमेंशनल एनालिसिस और उसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, बस उसके लिए ये था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कन्वर्जन ऑफ एक सिस्टम से अगर
दूसरे में बदलना है तो उसके लिए आपको एक फ़ॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सिंपल सा फ़ॉर्मूला है, कोई आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक चीज़ बस मालूम होना चाहिए कि जो मेज़र ऑफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटी होता है, क्या बोला मैंने कि अगर मेज़र ऑफ़ आपका फ़िज़िकल क्वांटिटी अगर आप उसको एक्स से डिनोट कर रहे हैं, आप चाहे तो किसी भी चीज़ से, यानी एक टर्म को याद करने के लिए आप डिनोट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर मेरे पास एन एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्या बोला मैंने कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मेरे पास ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और अगर मैं मान लेता हूँ कि यू मेरे पास यूनिट है, यानी क्या बोला कि यू जो है मेरा साइज ऑफ यूनिट है किसका, तो ये आपका जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका। तो जो मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एक्स होता है वो किसके बराबर होता है, वो एन यू के बराबर होता है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आपके पास मिनिमम 2 सिस्टम रहेंगे, तभी तो आप डायमेंशनल होमोजेनिटी चेक कीजिएगा ना। तो देखिए, मैंने क्या बोला कि अगर मेरे पास U1 और U2 2 क्या हैं, तो यूनिट साइज़ के यूनिट हैं 2 सिस्टम के लिए। किसके लिए हैं ये? 2 सिस्टम के लिए क्या है ये? तो साइज़ ऑफ यूनिट है अलग-अलग। उसी तरह से अगर मैं N1 और N2 लेता हूँ, तो ये क्या है? ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है 2 सिस्टम्स के लिए। अलग-अलग जो 2 सिस्टम हैं, उनके लिए आपका ये वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर मैं डेरिवेशन से देखूँ x बराबर nu से, तो अगर दोनों सिस्टम को मैं इक्वेट कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका N1 U1 बराबर कितना हो जाएगा N2 और U2। तो जब भी आप U1 और U2 को एक्सप्रेस करेंगे तो ये किसके टर्म में आएगा? तो M, L और T के टर्म में आएगा। तो मान लेते हैं कि A, B और C मेरा डायमेंशंस है फिजिकल क्वांटिटी का। मैंने क्या बोला कि मेरे पास A, B, C क्या है? डायमेंशन है फिजिकल क्वांटिटी का। तो मैं लिख देता हूँ डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब किसके टर्म में ये होंगे? तो ज़ाहिर-सी बात है मास, लेंथ और टाइम के टर्म में होंगे। तो अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये क्या लिख सकता हूँ मैं? मैं लिखूँगा N1 इंटू U1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? M1 का पावर A लिख सकता हूँ। उसी तरह से मैं लिख सकता हूँ आपको L1 का पावर B और मास, लेंथ और टाइम हो गया तो T1 का पावर कितना हो जाएगा? C। ये बराबर हो जाएगा किसके? N2 के और किसके इक्वल हो जाएगा? तो M2 का पावर A, L2 का पावर A और T2 का पावर C हो जाएगा। सॉरी यहाँ A नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ से N2 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा N और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं मास वाले को एक जगह कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा आपका। अब मुझे सीधा-सीधा लिखना था इसलिए N2 बराबर N1 इंटू कर रहा हूँ, नहीं तो आप M2/M1 भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। बस N1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, N2 इधर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा M1/M2 और इसका पावर A। उसी तरह से आपका L1/L2 और इसका पावर B और उसी तरह से T1 और T2 इन दोनों का रेशियो का पावर C हो जाएगा। तो ये एक छोटा-सा डेरिवेशन है। इससे हम क्या कर सकते हैं, तो ये डेरिवेशन से हम फिजिकल ये वैल्यू जो होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी का, ये हम निकाल सकते हैं। अगर उसका जो पहला सिस्टम का वैल्यू है अगर वो दिया हुआ है, तो दूसरे वाले के लिए आप डायरेक्टली इस फ़ॉर्मूला का यूज़ करके बना सकते हैं। तो डेरिवेशन है छोटा-सा सीख लीजिए, आपसे पूछा जा सकता है यहाँ से क्या सवाल बनेगा, तो मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? तो आपको याद रखना है न्यूमेरिकल वैल्यू को जब हम साइज़ ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यही मेरा मेजर निकल कर आता है फिजिकल क्वांटिटी का। चलिए तो अब इस इक्वेशंस को एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपने फ़ोर्स लिया, ठीक? अब फ़ोर्स एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है जिसको कि हम 2 तरह से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। एक एसआई यूनिट में और दूसरा सीजीएस यूनिट में। तो हमको मालूम करना है तो ये आपको पता है कि ये क्या होता है आपका डाइन होता है। उसी तरह से ये क्या होता है आपका न्यूटन होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूटन और डाइन में कन्वर्जन रेट क्या होता है। तो आपको मैंने बता रखा है कि 1 न्यूटन में 10 का पावर 5 डाइनहूस होता है। तो अब इसको आइए इसी इक्वेशन से हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक तरफ आपने एसआई यानी कि मैंने N1 से संबंधित ये सारी बातें लिखी और उसी तरह से N2 अगर आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। ध्यान से समझिएगा मैंने क्या बोला, तो मैंने बोला कि यहाँ पर मान लेते हैं कि N1 और N2 एक सीजीएस है और दूसरा आपका एसआई यूनिट है। अब आपको कन्वर्जन क्या करना है, तो एसआई से आपको जाना है किसमें सीजीएस में। तो यानी कि आप न्यूटन के बराबर निकालेंगे किसको? डाइन को। तो यानी कि N2 की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो आप यहाँ पर क्या लेंगे? M1 यहाँ पर L1 और यहाँ पर T1 लेंगे।
यहाँ पर क्या लेंगे M2, यहाँ पर L2 और यहाँ पर क्या लेंगे T2 लेंगे। तो मान लेते हैं कि अब अगर N1 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा तो इसकी वैल्यू तो हम ऐसे ही क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं। अब उसी तरह से अगर हम देखें तो M1 आपका किस में है, तो M1 आपका केजी में है और ये जैसे ही M2 में जाएगा तो ये किस में आ जाएगा ग्राम में। उसी तरह से लेंथ यहाँ मीटर में होगा तो ये किस में चला जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ना कि डाइन किस में होता है, तो डाइन आपका होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है डाइन का मतलब। तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब टाइम यहाँ पर भी सेकंड में लेंगे और यहाँ पर भी किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे। तो चलिए कन्वर्जन आपको मैंने अभी तुरंत समझाया है कि जो आपके पास N2 का वैल्यू निकालना है तो ये कितना होता है N1, ये हो जाएगा M1 बाई M2 का पावर, ये हो गया A, और उसी तरह से ये हो जाएगा L1 बाई L2 का पावर B, और इसी तरह से आपको T1 बाई T2 का पावर कितना हो जाएगा C। तो देखिए अब आप यहाँ से आसानी से सारे वैल्यूज़ को पुट करके निकाल सकते हैं। अब A, B, C की वैल्यू भी मैं कितने ले लूँगा, तो A, B और C की वैल्यू मैं 1 मान लूँगा। तो अब क्या निकल जाएगा, तो N1 भी मैंने 1 मान के रखा है। M1 कितना था आपका केजी था, ये कितना था आपका ग्राम था, तो ग्राम लिख देते हैं। उसी तरह से आपका L1 कितना था, मीटर था, ये किस में था, सेंटीमीटर में था। T1 किस में था, सेकंड में था, और ये भी आपका किस में था, सेकंड में ही था। तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं हो जाएगा। तो देखिए अब आपके पास यहाँ पर देखना पड़ेगा, तो मास आपके पास 1 था, यहाँ पर आप चेक कर लीजिए मास यहाँ पर कितना था, सॉरी मैंने ABC कुछ गड़बड़ बता दिया, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए क्या हो गया, आपके पास मास आपने A रखा है, ये A का पावर कितना है 1, सेंटीमीटर में पावर कितना है, तो ये हो गया B का पावर 1। उसी तरह से आपका सेकंड में ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो 2 है, -2 है, तो आपको C कितना लेना पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू हो गई -2 और बाकी के वैल्यू कितने हो गए आपके पास 1 और 1 हो गए। चलिए तो ABC भी आपने निकालना सीख लिया। तो यहाँ पर आप रख दीजिए, ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया -2। तो अब ये कितना हो जाएगा, अब आपको N2 से N1 में कन्वर्जन था, तो यानी कि एसआई से सीजीएस में जाना था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि केजी में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, तो बट्टा कितना कर दीजिएगा, ये हो गया आपका ग्राम। और उसी तरह से आप मीटर में कितना होता है, तो 100 मीटर होता है 1 सेंटीमीटर में, तो इसको भी आप चेंज कर लीजिए। और सेकंड आपको चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों फिक्स्ड यूनिट है, दोनों एक ही यूनिट है, तो इसको ऐसे ही हम रहने देंगे। तो अब आपके पास सारा कुछ क्या हो गया, यहाँ पर बैलेंस हो गया। तो यानी कि अब ये देखिए सेकंड का पावर -2 और सेकंड का पावर -2 है, तो इसको लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है अगले स्टेप में। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000 और ये हो जाएगा 5, यानी कि 10 का पावर 5, तो ये कितना हो जाएगा ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड का पावर -2 हो जाएगा। तो ये जो है आप अब क्या देख रहे हैं, यही तो आपका क्या होता है, डाइन होता है। और यहाँ N2 क्या था आपका, सीजीएस यूनिट था, यानी कि आपने हर जगह यूनिट लिया था। तो 1 न्यूटन आपका कितना हो गया, 10 का पावर 5 डाइन के बराबर हो गया। यहाँ -2 लिखिए चाहे मत लिखिए, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे आपको समझाना था, इसलिए मैंने आपको लिख दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 1 न्यूटन में 10 का पावर 5 डाइन कैसे आया, कैसे कन्वर्ट होके ये बनता है। तो याद रख लीजिएगा, एबीसी की वैल्यू भी मैंने आपको समझा दिया, ग्राम का पावर 1 था, यानी एम में 1 था, डी में भी 1 था और सी का पावर -2 था। तो उनका कोई बेसिकली यहाँ पर यूज़ नहीं है, बेसिकली यहाँ पर कन्वर्जन का यूज़ होता है। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको अब। अब आइए एक छोटा-सा चीज़ और आज की क्लास में देख लीजिए कि एक फर्मी जो कि मैंने आपको लिखवा दिया है, 10 का पावर -15 मीटर होता है। एक एक्स-रे यूनिट 10 का पावर -13 मीटर होता है। एक एयू में 1.49 गुना 10 का पावर 11 मीटर होता है। एक लाइट ईयर में 9.46 गुना 10 का पावर 15 मीटर होता है। उसी तरह पारसेक में भी मैंने आपको ये लिखा दिया है, 3.26 लाइट ईयर होता है। एक एंगस्ट्रम में 10 का पावर -10 मीटर होता है। माइक्रोन में 10 का पावर -6, मिली माइक्रोन में 10 का पावर -9 और 1 जूल में 10 का पावर 7 अर्ज। ये दोबारा क्यों? तो ये जो आपको मैंने इतने सारे लिख के दिए हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट हैं, उन जो भी मैंने आपको बहुत सारे लिखा के रखे हैं, तो इनको एटलीस्ट आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो ये थे आज के आपके बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के क्लास। तो अब हम मिलेंगे आपको परसों, परसों की क्लास में फिर से इसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए इन चैप्टर्स को पूरा करते हुए चलेंगे। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पुट अप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास परसों, तब तक के लिए धन्यवाद।